अफगानिस्तान के आशिन में मदर ऑफ ऑल बम्स का ये धमाका कहने को इस्लामिक स्टेट पर अमेरिका की कार्रवाई का हिस्सा था, लेकिन दरअसल इस स्ट्राइक के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया है। क्या इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान यानी अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट का गुट इतना बड़ा टारगेट था जिसको तबाह करने के लिए अमेरिका MOAB का इस्तेमाल करता? यही सवाल अब दुनिया भर के मुल्कों के जहन में घूम रहा है। आखिर क्यों ट्रंप सरकार ने आशिन में उस बम से हमला किया जो फटा तो हवा में, लेकिन उसकी ताकत ने धरती को अंदर तक हिला दिया। डोनाल्ड ट्रंप, या यूं कहें कि अमेरिका के इरादे समझने के लिए हमें एक नजर दुनिया के नक्शे पर डालनी होगी। इस वक्त दुनिया में दो बड़े फ्लैश पॉइंट हैं, सीरिया और उत्तर कोरिया। फ्लैश पॉइंट उन इलाकों को कहा जाता है जिनके हालात को लेकर किसी भी वक्त बड़ी जंग की संभावना बनी रहती है। ऐसे ही हाल अफगानिस्तान के भी थे, लेकिन अफगानिस्तान में अमेरिका ने 16 साल तक लगातार सैन्य अभियान चलाकर हालात स्थिर कर दिए। अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज अपना काम तकरीबन पूरा कर चुकी थी, लेकिन इस्लामिक स्टेट की एंट्री ने अमेरिका को अफगानिस्तान में ठहरने के लिए मजबूर कर दिया और शायद इसी वजह से MOAB स्ट्राइक के लिए ट्रंप ने अफगानिस्तान को चुना ताकि अफगानिस्तान में मिशन पूरा हो और सीरिया समेत उत्तर कोरिया को लेकर अमेरिका की मंशा दुनिया के सामने साफ हो जाए। के पॉलिटिकल मैसेज के लिए ये अभी तक वो तो बिल्कुल टेंशन चल रहा है नॉर्थ कोरिया के ऊपर है। तो इसके अलावा है अमेरिकन में वो उनकी खुद कह रहे हम लोग हर जगह में जाने के लिए अमेरिकन वही है, अमेरिकन यहाँ है, अमेरिका रहने के लिए, और अमेरिकन वॉर मॉन्गर्स भी वहां पर उन्हें बंद नहीं करना चाहते। सीरिया और उत्तर कोरिया पर अमेरिका के गौर की वजह यह भी है कि इन्हीं दो मुल्कों का भविष्य तय करेगा कि दुनिया के नक्शे में सुपर पावर कौन कहलाएगा और किस किरदार में इन शक्तियों को सुपर पावर कहा जाएगा। दुनिया का वो मुल्क जिस पर अमेरिका समेत रूस और चीन की नजरें टिकी हुई हैं, वो है उत्तर कोरिया। वो उत्तर कोरिया जिसकी कमान दुनिया के सबसे सनकी शासक कहे जाने वाले किम जोंग उनके हाथों में है। उत्तर कोरिया को लेकर आज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। किम जोंग की धमकियों का सिलसिला जारी है। चीन जैसे देश बड़ी तनातनी को रोकना चाहते हैं और अपने हितों की रक्षा के लिए अमेरिका उत्तर कोरिया को सबक सिखाने पर तुला है। किम खुद को अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 घोषित कर चुका है और हर मौके पर किम ऐसे बयान देता है जो सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती देते नजर आते हैं। अफगानिस्तान के आशिन में जब अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों को MOAB से निशाना बनाया तो उत्तर कोरिया की तरफ से एक करारा बयान आया जिसमें कहा गया किसी भी वक्त कोरियाई पेनिनसुला में थर्मोन्यूक्लियर जंग हो सकती है। उत्तर कोरिया के खिलाफ कोई कदम उठा तो इसका जवाब परमाणु हमले से दिया जाएगा। किम किसी किस्म की हेकड़ी या यूं कहे कि बदजुबानी के चलते चीन और अमेरिका जैसी ताकतें आज आमने सामने हैं। किम जोंग के बयान के साथ ही चीन ने भी फिक्र जाहिर की है कि कोरियाई पेनिनसुला किसी भी वक्त एक बड़ी जंग का गवाह बन सकता है। उत्तर कोरिया क्यों अमेरिका के लिए सरदर्द बना हुआ है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले समझिए कि आखिर क्यों उत्तर कोरिया को लेकर अमेरिका और चीन आमने सामने हैं। इसका जवाब छिपा है अतीत में। वो साल था 1950। कोरिया का विभाजन हो चुका था। 1950 में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया था। दक्षिण कोरिया को इस अटैक से बचाने के लिए अमेरिका की अगुवाई में संयुक्त राष्ट्र की सेनाएं जंग के मैदान में कूदी। तो जंग आगे बढ़ने के साथ सक्रिय तौर पर चीन और चोरी छिपे रूस भी कम्युनिस्ट उत्तर कोरिया के समर्थन में उतर आए। कोरियाई पेनिनसुला के लिए ये युद्ध विनाशकारी साबित हुआ था। 5 साल पहले तक दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कोरियाई धरती ने कत्लो गारत देखी थी और 5 साल बाद ही एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट और बमों के धमाके की गूंज ने उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को छलनी कर दिया था। तीन साल तक चली भयानक जंग के बाद 1953 में उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच संघर्ष विराम हुआ।
लेकिन उत्तर कोरिया के ऊपर चीन और दक्षिण कोरिया के ऊपर अमेरिका का हाथ बना रहा और आज फिर ये दोनों शक्तियां कोरियाई पेनिनसुला को लेकर आमने सामने हैं। अमेरिका और चीन के बीच तनातनी काफी ज्यादा बढ़ी जब किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया की कमान संभाली। किम जोंग उन ने आक्रामक नीतियां अपनाते हुए लगातार बड़े हथियारों का टेस्ट किया और दक्षिण कोरिया को धमकाना जारी रखा। दक्षिण कोरिया के पास छोटी बड़ी रेंज की तकरीबन 1000 मिसाइलें हैं और अब तक उत्तर कोरिया 4 परमाणु परीक्षण कर चुका है। उत्तर कोरिया ने अपना पिछला मिसाइल परीक्षण जापान के समंदर में किया था, वही जापान जो अमेरिका का मित्र राष्ट्र है। अब किम ने अपना 5वां परमाणु परीक्षण करने का ऐलान किया है और यहीं से अमेरिका का रुख उत्तर कोरिया को लेकर तल्ख हो गया है। माना जा रहा है कि किम जोंग उन दक्षिण कोरिया पर निशाना साधने के मकसद से अपनी परमाणु ताकत बढ़ाना चाहता है और कोरियाई पेनिनसुला में दक्षिण कोरिया अमेरिका का सबसे बड़ा निवेश है। उत्तर कोरिया पर अमेरिकी कार्रवाई में सिर्फ और सिर्फ एक ही रोड़ा है, चीन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया को लेकर बातचीत की थी। गुरुवार को भी जिनपिंग और ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों मौकों पर चीन ने दोहराया कि उत्तर कोरिया के मुद्दे का हल शांतिपूर्ण तरीके से निकलना चाहिए, लेकिन जिस तरह ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं उसे देखकर लगता नहीं कि वो शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में हैं। I think we had a very good chemistry together. I think he wants to help us with North Korea. We talk trade, we talk a lot of things, and I said the way you're going to make a good trade deal is to help us with North Korea. Otherwise, we're just going to go it alone. That'll be all right too. We did talk last night. I think it's wonderful that they abstained. As you know, very few people expected that. No, I was not surprised that China did abstain. Very, very few people thought that that was going to happen. So we're honored by the vote. That's the vote that should have taken place. तो क्या चीन को दरकिनार कर ट्रंप सैन्य कार्रवाई का रस्क लेंगे? इशारे के माध्यम से ट्रंप ने साफ तौर पे जाहिर किया कि एक तो ISIS के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, दूसरा किसी प्रकार का वो चाइना का या रशिया का या नॉर्थ कोरिया का या पाकिस्तान का हस्तक्षेप नहीं एक्सेप्ट करेंगे। साथ ही साथ क्लियर वार्निंग दी गई है नॉर्थ कोरिया को और चाइना को कि अगर चाइना ने नॉर्थ कोरिया को रेन नहीं किया तो ट्रंप जल्द ही कुछ कार्रवाई नॉर्थ कोरिया के खिलाफ भी कर सकते हैं। इसी के साथ में कहा जाता है एक पंथ और दो काज, यहाँ एक पंथ और अनेकों काज। उत्तर कोरिया को लेकर अमेरिका की सैन्य गतिविधि तेज हो रही है। पैसिफिक में अमेरिकी बेड़े का एक बड़ा हिस्सा अब दक्षिण चीन सागर की तरफ बढ़ रहा है। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि बेड़े की जगह बदलने की वजह दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियां हो सकती हैं, लेकिन दक्षिण कोरिया में जिस तरह अमेरिका की सैन्य मौजूदगी बढ़ रही है उसे देखते हुए लगता है कि यह कार्रवाई उत्तर कोरिया को ध्यान में रखकर की गई है। दक्षिण कोरिया में अमेरिका पहले ही थर्ड मिसाइल सिस्टम तैनात कर चुका है और खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि अमेरिकी नौसेना के मरीन कमांडो भी दक्षिण कोरिया पहुंच चुके हैं। उत्तर कोरिया के इस अध्याय में तीसरा किरदार है रूस। कम्युनिस्ट देश होने के नाते रूस नैतिक तौर पर उत्तर कोरिया का समर्थन करता है, लेकिन जिस तरह से उत्तर कोरिया को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के आक्रामक बयानों पर रूस खामोश है, उसे देखकर लगता है कि रूस उत्तर कोरिया के मसले में सामरिक तौर पर मौजूदगी दर्ज नहीं करेगा और पुतिन ट्रंप को खामोश समर्थन देंगे। डोनाल्ड ट्रंप मानो धमाकों की धमक से अब अमेरिका का संदेश पूरी दुनिया को देना चाहते हैं। जिस तरह ट्रंप ने अफगानिस्तान में MOAB गिराया, उसी तरह सीरिया में टॉम हॉक मिसाइलों के धमाके से ट्रंप ने अरब जगत में अपनी नीतियों और अपने मकसदों को साफ कर दिया था। कि प्रेसिडेंट असाद को भी चेतावनी दी है कि अगर दोबारा उन्होंने जो प्रोहिबिटेड वेपन्स हैं, केमिकल वेपन्स, इनका दोबारा इस्तेमाल किया तो उनके खिलाफ भी इस माफी की कार्रवाई की जा सकती है। ट्रंप ने साफ तौर पे दुनिया भर को बताया है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, दे आर मीनिंग बिजनेस। आतंकवाद जो है इसके
खात्मा लाजमी है और इसका खात्मे के लिए एकजुट होना ही पड़ेगा। और अगर दुनिया एकजुट नहीं होती तो अगर आप समझ रहे थे कि अमेरिका एक ढलता हुआ पावर है, अमेरिका एक ढलता हुआ पावर नहीं है, अमेरिका सुपर पावर है। वो तारीख थी 3 अप्रैल की। रात के अंधेरे में शांत भूमध्य सागर में अचानक हलचल हो गई। चारों तरफ फैले अंधेरे को कुछ रोशनियों ने चीरना शुरू कर दिया। ये रोशनी थी टॉम हॉक मिसाइल्स की, जिन्हें भूमध्य सागर में तैनात अमेरिकी नौसैनिक बेड़े ने सीरिया की तरफ फायर किया था। इन मिसाइलों का निशाना था सीरिया का शेरात एयरबेस और कुछ ही पलों के भीतर शेरात एयरबेस को इस मिसाइल के हमले ने तहस नहस कर दिया। रात के अंधेरे में आसमान इन मिसाइलों से निकलती आग से जगमगा गया तो जमीन पर इन मिसाइलों के धमाके ने ऐसी आग बरपाई कि पूरा शेरात एयरबेस तबाह हो गया। भूमध्य सागर में तैनात अमेरिकी नौसेना के जहाज यूएस पोर्टर और यूएस रॉस से 59 मिसाइलें दागी गईं। ये सभी TLAM यानी टॉम हॉक लैंड मिसाइलें थीं। दूसरे खाड़ी युद्ध के बाद ये पहला मौका था जब अमेरिकी सेना ने मिडिल ईस्ट में टॉम हॉक मिसाइल्स का इतना बड़ा इस्तेमाल किया हो। इस मिसाइल स्ट्राइक में तेल के टैंकर, एयरफील्ड हैंगर्स और हवाई पट्टियों को निशाना बनाया गया था। हमले में सैकड़ों सिपाही मारे गए और शेरात एयरबेस को भी काफी नुकसान पहुंचा। सीरियाई एयरफोर्स ने शेरात एयरबेस पर अमेरिका ने पूरी ताकत से हमला तो किया, लेकिन जब ये खबरें आईं तो कुछ सवालों ने जानकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया। शेरात एयरबेस पर सीरियाई फौज के साथ ही सीरिया में असद सरकार को मदद दे रही रूस की फौजी टुकड़ियां भी मौजूद थी। इन सवालों का जवाब छिपा है उस सहमति में जो बैकडोर से हमले से पहले रूस और अमेरिका के बीच हुई। पेंटागन से इस मिसाइल हमले के बाद एक बयान जारी किया गया। इसी बयान से हर सवाल का जवाब भी सामने आ गया। अपने बयान में पेंटागन की तरफ से कहा गया कि हमले से पहले रूस को बता दिया गया था कि मिसाइल हमलों का निशाना सिर्फ सीरियाई फौज है और रूस की फौजी टुकड़ियों को भी बता दिया गया था कि हमला कहां और कब होगा। यानी रूस के फौजी अगर शेरात एयरबेस में निशाना बनाए गए ठिकानों पर मौजूद भी रहे होंगे तो वो वक्त से पहले ही उन ठिकानों को छोड़ गए थे। हैरान कर देने वाली बात यह है कि असद सरकार के जिस तथाकथित केमिकल अटैक के जवाब में ये मिसाइल हमला किया गया था, उसको लेकर पहले रूस ने असद सरकार को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन शेरात एयरबेस पर हमले के बाद रूस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। और तो और रूस ने अपने जंगी बेड़े में भी मूवमेंट नहीं किया। रूस और अमेरिका के बीच बैकडोर डिप्लोमेसी के इन्हीं कयासों की वजह से अब एक बार फिर ऐसी आवाजें उठ रही हैं कि रूस और अमेरिका अपने अपने दायरे को बढ़ाना चाहते हैं और दोबारा दुनिया को 2 धुरों में बांटना चाहते हैं। अगर ऐसा मुमकिन हो पाया तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि दुनिया दोबारा शीत युद्ध जैसे दौर की गवाह बनेगी। शीत युद्ध ये वो दौर था जब पूरी दुनिया लंबे अरसे तक बारूद के ढेर पर बैठी रही थी। अमेरिका और रूस की अगुवाई में पूरी दुनिया पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच बटी हुई थी। साम्यवादी देश रूस के पीछे थे तो पूंजीवादी सोच वाले देश अमेरिका के साथ। खास बात यह थी कि अमेरिका और रूस के बीच की ये तनातनी कभी सीधी सैन्य संघर्ष में तब्दील नहीं हुई, बल्कि कई छोटे और बड़े मुल्क इस बिसात के मोहरे बन गए। आज एक बार फिर उसी दौर की आहट सुनाई दे रही है। रशियन इंटरवेंशन पहले सीरिया में भी हुई थी पिछले साल। उनकी शिप्स डिप्लॉयमेंट मेडिटेरेनियन सी में भी हुई थी, फिर साउथ चाइना सी में भी हुई थी ऑफ जापान। तो रशिया अपना जो ओरिजिनल रोल है उसको रीइस्टेब्लिश करना चाहते हैं। इस साइड में यूएस की नई एडमिनिस्ट्रेशन है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो कई स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हम ये करेंगे, चेंज करेंगे, अमेरिका फर्स्ट करेंगे। तो वो भी अपनी थोड़ी मसल दिखा रहे हैं। रूस और अमेरिका के बीच एक अनकहे गठबंधन की आहट सुनाई दे रही है। रूस लंबे वक्त से नाटो की बढ़ती ताकत पर ऐतराज जताता रहा है और हाल के महीनों में अचानक ट्रंप भी नाटो पर सख्त हो गए हैं। ट्रंप सरकार ने साफ कर दिया है कि नाटो के सदस्य देश भी गुट का खर्च उठाएं और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका नाटो की फंडिंग कम कर देगा। तो क्या नाटो के प्रभाव को कम कर अमेरिका रूस का तुष्टीकरण करना चाहता है?
क्योंकि अगर नाटो कमजोर पड़ा तो पूर्वी यूरोप में रूस का प्रभाव बढ़ने की संभावना है और ये रूस का पुराना ख्वाब है। उनके जो कंट्रीब्यूशन है वो भी स्ट्रेस में है, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशंस काफ़ी यूरोपियन कंट्री में ऐसी है कि दे आर नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट द 2% दैट दे आर रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट। तो इससे देयर आर सर्टन वीकनेसेस। मगर अमेरिकन्स को अभी ये अंडरस्टैंडिंग है, पहले थोड़े साल पहले बोल रहे थे कि नेटो का रोल क्या है, इसलिए तो इसको एक्सपैंड कर रहे थे आउटसाइड द रीजन। दरअसल पूर्वी यूरोपीय देशों पर प्रभाव का सीधा मतलब है बाल्टिक सागर तक पहुंच का हो जाना। अगर बाल्टिक सागर में रूस अपनी सामरिक और आर्थिक मौजूदगी बढ़ा पाया तो कम से कम पूर्वी यूरोप में उसका दखल बढ़ जाएगा और वो पश्चिमी यूरोप के देशों के समकक्ष खड़ा नजर आएगा। इन्फ्लुएंस ईस्ट यूरोप में और बाल्टिक रीजन में तो हमेशा रहा है। अभी ब्रेक ऑफ यूएसएसआर से उनकी थोड़ी वीकनेसेस आ गई थी, मगर उनका इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट यही है कि ये इकोनॉमिकली और मिलिटरली ये इन कंट्रीज़ को, नेबरिंग कंट्रीज़ को, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ को सपोर्ट करेंगे। अगर वाकई ट्रंप नाटो को पुतिन के तुष्टीकरण का जरिया बना रहे हैं तो ये उन पूर्वी और मध्य यूरोपीय देशों के लिए बड़ी मुश्किल होगी जो अपनी सामरिक जरूरतों के लिए पूरी तरह नाटो पर निर्भर हैं, और ऐसे हालात क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर भी असर डाल सकते हैं। रूस और अमेरिका के रिश्तों से जुड़े इन कयासों का असर चीन पर भी हो सकता है, और अगर चीन इन फैसलों की जद में आया तो हिंदुस्तान पर भी प्रभाव पड़ना लाजमी होगा। अमेरिका और रूस अगर वाकई दुनिया में अपने अलग अलग प्रभुत्व वाले दायरे स्थापित करने की फिराक में है और इसको लेकर अगर किसी किस्म की सहमति है तो इसका सीधा मतलब होगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन का कद छोटा हो जाना। इस वक्त दुनिया में 3 ताकतें अपना प्रभुत्व बढ़ाने की फिराक में हैं, चीन, रूस और अमेरिका। अमेरिका के सामने 2 मोर्चे हैं, एक तरफ रूस और दूसरी तरफ चीन। अगर रूस की तरफ से अमेरिका को थोड़ी राहत मिली तो चीन अपने आप कमजोर होगा। रूस कूटनीतिक तौर पर तो चीन का साथ दे रहा है, लेकिन इसके इरादे ऐसे लगते नहीं कि सामरिक या संसाधनों के मोर्चे पर रूस सीधे तौर पर चीन की मदद करेगा, और यही अमेरिका चाहता है। अगर चीन राजनयिक तौर पर अलग थलग पड़ा तो अमेरिका आर्थिक तौर पर चीन की बढ़ती चुनौती को रोक पाएगा। चीन के साथ ही साथ ये बदलते संबंध या यूं कहें कि बदलते समीकरणों का अरब जगत पर भी बड़ा असर पड़ रहा है। शीत युद्ध के बाद अरब देशों के बीच संबंध भले ही सामान्य रहे हों, लेकिन अरब जगत में प्रभुत्व की बिसात पर अरब मुल्क ही थे। लेकिन अगर रूस और अमेरिका ने अरब जगत में दखल बढ़ाई तो मध्य पूर्व एशिया में अरब मुल्कों का राजनयिक वजूद कमजोर हो जाएगा। ये जो मिडिल ईस्ट में जहाँ भी फ्लैश पॉइंट्स हैं, और अभी सीरिया तो इज द मेजर फ्लैश पॉइंट, द रीजनल कंट्रीज मस्ट प्ले अ रोल, or they must be invited to play a role, because there is no military solution in the short term. अभी सीरियन सिचुएशन कितने सालों से चल रही है, कितने लोग सिविलियन डेथ्स। दुनिया के इन बदलते हालात से भारत भी अछूता नहीं रहेगा। पिछले तकरीबन 1 दशक के दौरान भारत और अमेरिका के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं और रूस से भारत के रिश्तों में गर्माहट पुरानी जैसी नहीं रही। दरअसल दक्षिण एशिया में चीन के सामने एक नई ताकत को खड़ा करने के मकसद से अमेरिका ने लगातार हिंदुस्तान की मदद की है, जिसमें राजनयिक और कूटनीतिक से लेकर सामरिक मदद तक शामिल है, जिसने हिंदुस्तान का कद काफी हद तक बढ़ाया है। लेकिन अगर हालात बिगड़े तो भारत भी इस अंतर्राष्ट्रीय तनातनी का हिस्सा बनने से दूर नहीं रह पाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।